Hello guys, welcome back to the next topic that is ट्यूबियो इंटरस्टिशियल डिजीज़। ये हमारी पैथोलॉजी सीरीज़ के अंदर फोर्थ लेक्चर होने वाला है। तो आज हम ट्यूबियो इंटरस्टिशियल डिजीज़ की बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। हमें पता होना चाहिए ट्यूबियो इंटरस्टिशियल डिजीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। तो किडनी डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम causing inflammation, scarring and impaired function often leading to chronic kidney problems। तो ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज़ वो डिजीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स को और जो इंटरस्टिशियम वाला पार्ट होता है उसको अफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा क्या करती है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है, जिसके कारण टिश्यूज़ की स्कारिंग और जो किडनी का नॉर्मल फंक्शन होता है वो इम्पेयर हो जाता है। और ये क्या सारे ये जितने भी फैक्टर्स हैं सारे कन्वर्ट होके क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स को उजागर करती है। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी सिंपल सी ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज़ की। अब ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये कॉज हो सकते हैं डिजीज़ के कारण भी, ये कॉज हो सकते हैं मेडिकेशंस के कारण भी, और ये कॉज हो सकते हैं टॉक्सिन के कारण भी। मेडिकेशंस में अगर हम बात करें तो एनसेड्स, जिनकी बात एनसेड जो कैटेगरी होती है ड्रग्स की, और टॉक्सिन्स में नेफ्रोटॉक्सिन्स जो हो गए। और डिजीज़ तो कोई भी डिजीज़ अगर कुछ इन्फेक्शन है जो किडनी तक जा रहा है, सिस्टमिक इन्फेक्शन, तो वो कॉज करेगा हमारा ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज़ को। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की, किस तरीके से हमने ट्यूबुलर जो डिजीज़ हैं, ट्यूबियो इंटरस्टिशियल डिजीज़ हैं, उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है। तो इनकी क्लासिफिकेशन बड़ी सिंपल है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी कौन सी है? प्राइमरी इंक्लूड्स दोज इटियोलॉजीज दैट डायरेक्टली इंजर द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड सराउंडिंग इंटरस्टिशियम। तो प्राइमरी में वो आएंगी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व कर होती हैं और जो डायरेक्टली क्या करते हैं, ट्यूब्यूल्स और जो हमारी सराउंडिंग इंटरस्टिशियम है उसको अफेक्ट करती हैं। जबकि सेकेंडरी की बात करें तो ये इंक्लूड करती है दूसरी आइडियोलॉजीज दैट प्राइमरली डू नॉट इन्वॉल्व द इंटरस्टिशियम। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इंटरस्टिशियम इनमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल हो गया डायबिटीज़, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन और सिस्टमिक रीनल डिजीज़। इसमें जैसे हमने ग्लोमेरुलर के केस में भी पढ़ा था कि जो सिस्टमिक कुछ भी अगर इन्फेक्शन है, कोई भी डिजीज़ वगैरह हो रहा है, सिस्टमिक जो रूट कॉजेज़ होते हैं, सेम इसके अंदर भी जो सिस्टमिक रूट कॉजेज़ होते हैं या जो डायरेक्टली सिर्फ हमारी जो जिन केसेस में इंटरस्टिशियम डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता उनको हम सेकेंडरी की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम क्लिनिकली बात करें तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है। क्लिनिकल के बेसिस पे हमने इनको एक्यूट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस CTIN और ATIN के बेसिस में डिवाइड किया हुआ है। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्यूट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है टेक्निकली। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ के ऊपर कि हमें कुछ लिखना है तो हम उनको क्लिनिकली क्लासीफाई करते हैं एक्यूट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और क्रॉनिक में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्यूट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है उसमें क्या होता है कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल डैमेज होता है। जो भी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके हमें डैमेज होता है। उन डैमेज के कारण क्या होता है, जो कैपेबिलिटी होती है PCT के जो सेल्स की रीअब्जॉर्प्शन की, वो कहीं ना कहीं वो लूज़ हो जाती हैं। अब जब वो लूज़ हो जाएगी तो वो प्रॉपरली सोडियम और पोटेशियम को रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, यूरिन के अंदर वो चले जाएंगे, और यूरिन के अंदर वो चले जाएंगे तो यूरिन की सलाइनिटी बढ़ जाएगी, यूरिन ज़्यादा सलाइन हो जाएगा। उसको कंपनसेट करने के लिए फ्लूइड भी मूव करेगा बाहर की तरफ। अब जब फ्लूइड बाहर की तरफ मूव करेगा तो BP नॉर्मली नीचे गिरेगा। जब BP गिरेगा तो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देगा बॉडी के अंदर। अब जब वैसो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा उसके कारण क्या होगा कि फिर अनदर इस्चमिक ट्यूबुलर डैमेज, जो हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल डैमेज था, वैसे ही इस्चमिक ट्यूबुलर डैमेज जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये इस तरीके से आगे की ओर चलता रहता है। ये हमारी पैथोजेनेसिस होती है ATIN की। फिर बात करेंगे इटियोलॉजीज ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की। जो क्या क्या रूट कॉजेज होते हैं जो एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवाते हैं। तो ड्रग्स के अंदर जो कैटेगरीज है, एनसेड्स हो गया, PPIs हो गया, फिनोटॉइन, एंटीबायोटिक्स और डायूरेटिक्स, ये रूट कॉजेज हो सकते हैं, ये कॉज कर सकते हैं एक्यूट TIN को। फिर बात कर सकते हैं हम ऑटो इम्यून जो रीजन्स होते हैं उनमें से, TINU हो गया, श्रोगन सिंड्रोम हो गया, SLE सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाइटस, सार्कोइडोसिस, IgG4 डिजीज़, और इडियोपैथिक रीजन्स भी होते हैं जो एक्यूट TIN कॉज करते हैं। इन्फेक्शन में सिंपली बैक्टीरिया, जिसमें कैटेगरीज हो गया ब्रुसीला, यर्सिनिया, वायरसेस में EBV और CMV वायरसेस जो होते हैं वो कॉज कर सकते हैं। फिर टॉक्सिन्स की बात करें, अगर टॉक्सिन में तो लाइट चेन कास्ट, हंता वायरस, HIV,
मिसलिनियस में लेप्टोस्पायरा, नेफ्रोपैथी में माइलोमा किडनी हो सकता है, ये अलग से कैटेगरी होगा नेफ्रोपैथी के अंदर। माइलोमा किडनीज, एक्यूट फॉस्फेट माइकोप्लाज्म नेफ्रोपैथी, एक्यूट यूरेट नेफ्रोपैथी। तो जो कुछ टॉक्सिन्स के कारण भी हमारे अंदर उसमें पेशेंट्स के अंदर एक्यूट टीआईएन डेवलप हो जाता है। फिर जनरली माइलोमा किडनीज जो होती है ट्यूबर फॉर्मेशन, उनके कारण भी एक्यूट टीआईएन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करेंगे क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। क्लिनिकल हिस्ट्री पेशेंट्स के अंदर क्या हमें देखने को, सिम्टम्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो पेशेंट्स जनरली एक्यूट रीनल फेलियर के होंगे, फ्लैंक पेन होगा, फीवर होगा, रैशेज होगा स्किन पे, ईओसिन्स का काउंट ज़्यादा होगा, एरिथ्रोलेजिया, हेमेट्यूरिया, पायूरिया और प्रोटीनयूरिया देखने को मिलेगा, फेटीग, मलेसिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, माइलिगिया, फेवरिश फीलिंग, ये सारे जो हैं क्लिनिकल हिस्ट्री के अंदर हमें एक्यूट ट्यूबुलर के केसेस के अंदर देखने को मिलेगा। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की अगर बात करें तो कंप्लीट ब्लड काउंट हमें करना होता है इन केसेस में। हम रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, 24 आवर्स यूरिन टोटल प्रोटीन, यूरिन प्रोटीन मतलब जो होता है, ESR देखेंगे, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट्स, यूरिन यूसिनोफिल टेस्ट, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करके हम बताएंगे कि पेशेंट जो AKI का था उसको हम कैटेगराइज करेंगे किसमें कि वो ATIN है, एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का केस है। फर्दर बात करते हैं, इसके अलावा हम इसमें इमेजिंग टेस्ट भी करते हैं। इमेजिंग टेस्ट में अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, गैलियम स्कैनिंग करते हैं, FDG PET स्कैन करते हैं। इन टेस्ट के थ्रू भी हमें पता लग जाता है कि एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का। पर फिर भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है इन्वेस्टिगेशन के लिए वो हमेशा बायोप्सी रहता है। तो रीनल बायोप्सी इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है, बायोप्सी नीडल लगी जाती है और किडनी के अंदर पंचर किया जाता है, किडनी का टिश्यू सैंपल लिया जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए भेजा जाता है, जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ये इशू है यहाँ पे। एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे अंडरलाइंग कॉजेज़ की, जो हमारी किडनी के अंदर मतलब ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डैमेज कॉज कर रहे हैं, वो कॉजेज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर अगर वो ऑटोइम्यून कोई आइडेंटिफिकेशन में पता लगा ऑटोइम्यून कोई कॉज है, तो फिर हम क्या करेंगे, अंडरलाइंग ऑटोइम्यून डिजीज़ को ठीक करने की ट्राई करेंगे। अगर वो इन्फेक्शन है तो उसका कल्चर देख के हम वो आइडिया लगाएंगे, और फिर अगर कल्चर से हमें पता लग गया कि भाई ये वाला इन्फेक्शन, ये वाला जो बैक्टीरिया है या ये वाला जो वायरस है ये कॉज कर रहा है, तो फिर उस अकॉर्डिंग एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल हम ड्रग्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को। अगर कोई ड्रग ही साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर रहा है और वो मतलब ट्यूब्यूल्स को कहीं ना कहीं डैमेज दे रहा है, तो उस ड्रग को फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे। इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, कई बार उनके कारण भी ATN हमें देखने को मिलता है। उन केसेस में भी फिर हमें कोई इनका विकल्प देखना पड़ेगा। BP कंट्रोल किया जाएगा पेशेंट्स के अंदर। BP क्योंकि हमने देखा था कि ग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम के कारण वैसे कंस्ट्रिक्शन हुआ था पैथोजेनेसिस के अंदर, और वैसे कंस्ट्रिक्शन के कारण क्या हुआ था कि अब BP बढ़ जाएगा एकदम से, बॉडी मैकेनिज्म के थ्रू BP कंट्रोल करने की ट्राई करेगी, पर उससे होगा क्या, एक्चुअल में ट्यूबुलर और इंटरस्टिशियल में डैमेज बढ़ जाएगा। तो BP को काफ़ी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ज़्यादा BP होगा तो दिक्कत करेगा। अवॉइड करेंगे एक्सपोजर टू नेफ्रोटॉक्सिन्स। अगर कोई गलती से कोई पेशेंट का अगर कोई ऐसा कंज्यूमेबल थिंग है जो एज नेफ्रोटॉक्सिन्स की तरह काम कर रहा है, जो ट्यूब्यूल्स को और इंटरस्टिशियल्स के लिए हानिकारक है या कोई भी अदर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के लिए हानिकारक है, तो उसको अवॉइड करेंगे, उसके एक्सपोजर को रोकेंगे, पाबंदी लगाएंगे। फिर जो मैनेजमेंट होंगे नॉर्मल CKDs, उनको हम कैरी आउट करेंगे। ये हो गया हमारा ATIN, एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अब बात करेंगे क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की। तो क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है, ये आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर भी कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है, ट्यूब्यूल्स के पास जो ईओसिन्स और जो दूसरे मार्कर्स हैं उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब बात करेंगे इटियोलॉजीज ऑफ क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इटियोलॉजीज है क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर। तो मेनली ड्रग और टॉक्सिन्स के कारण अगर है तो वो NSAIDs हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकता है, लेड टॉक्सिसिटी, मरकरी, बैल्कन नेफ्रोपैथी, CKD एंड डिटरमाइंड इटियोलॉजीज। CKD अगर प्रॉपरली हमने मैनेज नहीं किया तो उसके कारण भी क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में वो कन्वर्ट हो जाता है।
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में अब नॉर्मल एसिड मेटाबॉलिज्म है पेशेंट के अंदर, हाइपोकेलेमिक है पेशेंट, हाइपर कैल्शियमिक है या हाइपर ऑक्सिलूरिया है, तो उस कारण भी फिर वो क्रॉनिक TIN कन्वर्ट हो जाता है। इम्यून मीडिएटेड केसेस में भी होता है। इन्फेक्शंस में मेनली हंता वायरस, लेप्टोस्पायरोसिस और पाइलोनेफ्राइटिस होते हैं, ये कॉज कर देते हैं क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। हेमाटोलॉजिक की बात करें तो सिकल सेल डिजीज़ हो गई, मल्टीपल माइलोमा हो गया, और या अमाइलोडोसिस हो गया, अमाइलोइड की एक्यूमुलेशन हो गया, तो वो भी फिर क्रॉनिक TIN का रूप ले लेते हैं। अदर्स में रेडिएशन नेफ्राइटिस हो गया और वेस्कोयूरेटर रिफ्लक्स जो हमने पहले भी पढ़ा था, ये भी क्रॉनिक TIN के रीजंस हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं हमारे क्रॉनिक TIN पेशेंट्स के अंदर, तो इंडोलेंट इन नेचर, तो इनके अंदर ये जो प्रोग्रेशन होता है वो स्लो होता है काफ़ी ज़्यादा, और ये बढ़ता रहता है बहुत, मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं पर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार वो क्रॉनिक बन गया, बहुत स्लोली ये डिटोरेट होती रहेगी सिचुएशन। मेडिकल अटेंशन ड्यू टू एबनॉर्मल लेबॉर्ट्री टेस्ट और अंडरलाइंग डिजीज़, मेडिकल अटेंशन देंगे अगर हमने जो लेबॉर्ट्री टेस्ट कंडक्ट की है या अगर हमें कोई अंडरलाइंग डिजीज़ आइडेंटिफाई होगी तो। पेशेंट्स आमतौर पर नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स करते हैं, जैसे कि थकावट, फटीक हो गया, वीकनेस हो गया, डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगना, वेट लॉस वगैरह, ये जो नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होंगी ये पेशेंट करेगा। डिसऑर्डर्स ऑफ ट्यूबुलर फंक्शंस, ट्यूब्यूल्स का फंक्शन होगा वो अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि अब ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। तो पेशेंट्स के अंदर अब फिर पॉलीयूरिया होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा, नॉक्ट्यूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। अब फिर बात करते हैं इन केसेस में, क्रॉनिक केसेस में लेबॉर्ट्री टेस्टिंग्स क्या है, तो वही यूरिन में रूटीन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें प्रोटीन यूरिया, हेमेट्यूरिया, पाईयूरिया हम चेक करते हैं। 24 आवर टोटल यूरिन प्रोटीन देखते हैं, नॉन एफ्रोफेटिक रेंज के अंदर है तो फिर हम ग्लाइकोस्यूरिया, बाइकार्बोनेट यूरिया, फॉस्फेट यूरिया, अमाइनो एसिड यूरिया, ये सब चेक करेंगे। प्रॉक्सिमल RTA देखेंगे, हाइपर कैलीमिया, सोडियम वेस्टिंग ज़्यादा तो नहीं है, और डिस्टल RTA देखेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स का। फिर रिलेटिव लोअर यूरिक एसिड लेवल्स देखेंगे, अगर यूरिक लेवल्स, एसिड लेवल्स के मतलब जो उनका लेवल है वो क्या है कंपैरेटिवली, मतलब ज़्यादा है कम है, वो हमें देखना होगा रिलेटिवली। फिर एनीमिया रिलेटिव अर्ली, एनीमिया क्योंकि अब क्रॉनिक का जब वो केस इंटर्न बन चुका है तो फिर एनीमिया होना निश्चित है, क्योंकि फिर EPO फॉर्मेशन किडनी कर नहीं पाती, तो वो भी हमें एग्जामिन करना होता है लेबॉर्ट्री टेस्ट के अंदर। इमेजिंग के अंदर हम अल्ट्रासोनोग्राम करेंगे, जब किडनी CKD के अंदर प्रवेश कर चुकी है तो इन केसेस में क्या होगा, नॉर्मली तो किडनी स्टार्टिंग में अर्ली फेसेस में तो किडनी हमें नॉर्मल दिखती है, पर बाद में जैसे जैसे टाइम जाता है किडनी स्टार्ट्स टू बिकम इकोजेनिक, उसमें मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ पस फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिलेगा, और जो उनका ओवरऑल साइज़ होता है वो डिक्रीज कर जाता है, श्रंकन हो जाता है किडनी का साइज़। ट्रीटमेंट क्या रहता है क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर, तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन डिजीज़ में कोई जो पहले जो कोई डिजीज़ थी जिसके कारण ये हो रहा, तो उसका ही नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे। ये रिमूवल और अवॉइडेंस ऑफ टॉक्सिन्स, ड्रग्स कॉजिंग CTIN, जो भी ड्रग्स होंगे या जो भी टॉक्सिन्स वगैरह होंगे, अगर कोई नेफ्रोटॉक्सिन्स है या कोई ड्रग्स है जो क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं CTIN के कॉजेज़ को, तो उनको हम अवॉइड करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। एड्रेस करेंगे कंडीशंस दैट लेड टू द प्रोग्रेशन, जैसे डायबिटीज़, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, इनको हमें कंट्रोल करना होगा। CKD नॉर्मल जो पेशेंट को केयर देते हैं वही हमें पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करना होता है। तो दिस वाज अ शॉर्ट सिंपल लेक्चर अबाउट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इसमें हमने देख लिया ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस क्या होता है। ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज़ में मेनली हमने क्लासिफिकेशन देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस देखा, क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस देखा, एक्यूट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की पैथोजेनेसिस देखा हमने, फिर इटियोलॉजिकल रीजंस देखे एक्यूट के, क्लिनिकल हिस्ट्री पेशेंट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, लेबॉर्ट्री टेस्ट कौन से कंडक्ट करते हैं हम, इमेजिंग टेस्ट कौन से कंडक्ट करते हैं हम, रीनल बायोप्सी को क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, फिर क्या क्या अर्ली हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट्स को ताकि वो क्रॉनिक में कन्वर्ट ना हो। इन केस अगर वो क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का केस बन गया तो फिर क्या क्या रीज़न रहे होंगे उसके, वो पढ़े हमने। फिर क्लिनिकल फीचर्स उन पेशेंट्स में हमें क्या देखने को मिलेंगे, लेबॉर्ट्री टेस्ट कौन से कंडक्ट करेंगे हम, और फिर उनकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सारा हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ा। तो होप यू एंजॉयड, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।